सभी लोग अपना स्थान ग्रहण कर सकते हैं। सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी इस उच्च भारतीय परंपरा में एक साथ एकजुटता दिखाते हुए प्रतिबद्धता जाहिर करने के लिए इस प्रार्थना का बड़ा महत्व है और उस महत्व को सभी ने अपनी उपस्थिति से सार्थक किया है। अनुरोध है, हमारी एक और उच्च भारतीय परंपरा अतिथि देवो भव, पधारो हमारा देश, या ऐसा कोई भी विषय जो हमारे अतिथियों के स्वागत के लिए हमें प्रेरित करता है। मैं इस प्रेरणा को आगे बढ़ाते हुए हमारे सम्मानीय अतिथियों के स्वागत के लिए आमंत्रित करूंगा। सम्मानीय माननीय डॉक्टर नरेंद्र जी तांबे साहब जो हमारे बीच इंदौर से पधारे हैं, उनके स्वागत के लिए माननीय बलराम जी जाट साहब जो कलोरा से हमारे बीच में हैं, वे पधारे। माननीय बलराम जी जाट साहब, स्वागत की इस परंपरा को उच्च सोपान दें। ये हमारे बीच के सम्मानीय नरेंद्र जी तांबे साहब, उनका हम स्वागत करें। जोरदार करतल ध्वनि से अपनी उपस्थिति को दर्ज कराएं। माननीय कैलाश जी पाटीदार साहब के स्वागत के लिए मैं आमंत्रित करूंगा सम्मानीय मिनेश जी पाटीदार साहब को, जो हमारे तहसील पाटीदार समाज के अंग वस्त्रम, ये हमारा जो केसरिया दुपट्टा है, इस दुपट्टे से स्वागत करें। कैलाश जी हमारे बीच में उपस्थित नहीं हुए हैं, तो मिनेश जी पधारें और हमारे अपने कन्हैयालाल जी का स्वागत करें। मैं आमंत्रित करूंगा सम्मानीय संदीप जी पाटीदार के स्वागत के लिए विनोद सिंह जी पंवार साहब को कि वे आएं और स्वागत करें हमारे सम्मानीय संदीप जी पाटीदार साहब का। विनोद सिंह जी पंवार साहब जो कानवन से हमारे बीच में हैं। हमारे बीच में कण्व सेवा संस्थान जो पर्यावरण के क्षेत्र में हमारे यहाँ मील के पत्थर के रूप में जिन्होंने अपने आप को साबित किया है, ऐसी पूरी टीम यहाँ उपस्थित है। मैं उनका स्वागत करता हूँ। सम्मानीय संदीप जी के स्वागत के लिए विनोद सिंह जी पधारें, धन्यवाद। स्वागत है सम्मानीय हर्षित जी गोधा साहब का, और आमंत्रित हैं सम्मानीय गोपाल जी डेरीवाला। गोपाल जी डेरीवाला साहब सादर आमंत्रित हैं, वे पधारें और स्वागत करें सम्मानीय हर्षित जी गोधा का। के स्वागत के लिए सम्मानीय गोपाल जी डेरीवाला साहब, धन्यवाद। अमोदिया से हैं राधेश्याम जी चोपड़ा साहब, अमोदिया से, वे पधारें, पीछे की पंक्ति में हैं, पधारें। जी वो कर लेंगे अपन सेट, तो वापस एक बार और बुला लेंगे। आमंत्रित हैं सम्मानीय राधेश्याम जी चोपड़ा, नेमित जी के स्वागत के लिए अंगवस्त्रम जो हमारी उच्च भारतीय परंपरा का ये दुपट्टा है केसरिया, उस दुपट्टे से स्वागत। आमंत्रित करूंगा सम्मानीय नरेंद्र जी रेशमगारा, सम्मानीय नरेंद्र जी रेशमगारा, वे आए और शुभम जी का स्वागत करें। प्रहलाद जी हमारे बीच में हैं, उनका स्वागत करें। प्रहलाद जी हमारे बीच में हैं, हमारे महालक्ष्मी। लखन जी सीधे मंच पर आ जाएं, आपका इंतजार चल रहा था। और लखन जी के स्वागत के लिए मैं आमंत्रित करूंगा खेमराज जी साकरिया जी को कि वे आएं। जिन्होंने कई वर्षों से युवा किसानों को कैसे कृषि के साथ में व्यापार की तरफ ले जा सके, जो किसानों को सिर्फ खेती नहीं, खेती से व्यापार और समृद्धि का रास्ता दिखा रहे हैं, जिन्होंने हजारों किसानों को नई दिशा दी है और औषधि खेती में आंदोलन बना दिया है। जोशीली तालियों के साथ स्वागत करें एग्री एंटरप्रेन्योर आदरणीय संदीप पाटीदार जी का। सर स्वागत है आपका भी मंच पे। कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करता हूं, हाथ जोड़कर अभिवादन करता हूं। आप सभी मेरे से उम्र में वरिष्ठ हैं और लाइट की अगर थोड़ी सी समस्या है तो उसके लिए माफी चाहेंगे हम। आज सर हम खेती के ऐसे विषय जिसके बारे में
आप लगातार प्रयास कर रहे हैं। हमारे सम्मानित संदीप जी पाटीदार साहब का हमारे बीच में कण्व सेवा संस्थान जो पर्यावरण के क्षेत्र में हमारे यहाँ मील के पत्थर के रूप में जिन्होंने अपने आप को साबित किया है, ऐसी पूरी टीम यहाँ उपस्थित है, मैं उनका स्वागत करता हूँ। सम्मानीय आदरणीय संदीप जी, आज से हमारा पहला जो सवाल है आज वही यही है कि आपने हजारों किसानों को जो है कई वर्षों से आप ट्रेनिंग दे रहे हैं, कितने ही किसानों को उद्यम की तरफ भी आप लेके आए हैं। सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि एग्री बिजनेस में आपका आना कैसे हुआ, क्योंकि आप भी एक किसान परिवार से हैं और मध्य प्रदेश में आपका जन्म हुआ, राजस्थान में आपने अपना व्यापार को फैलाया फुलाया और आज पूरे देश में आपका नाम हो रहा है। दोनों राज्य की सरकारों ने आपको कई अवार्ड से सम्मानित किया है। आज हमारे जितने भी किसान साथी यहाँ मौजूद है उन सभी को अपनी यात्रा बताइए सर। सबसे पहले इस प्लेटफॉर्म मंच और सचिन जी और बाकी युवा जितने भी आज जो प्रोग्राम किया काफ़ी अच्छा है और काफ़ी अच्छी मेहनत करके हमने आप लोगों ने प्लेटफॉर्म तैयार किया, ये बहुत खुशी की बात है। और दूसरी चीज़, इसको सुनने समझने के लिए जितने आप लोग पधारे हैं सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने एक समय निकाला, कोई चीज़ को समझने का प्रयास किया, तो ये बहुत खुशी की बात है। सबसे बड़ा मैं मेरा परिचय बताता हूँ। मेरा नाम संदीप पाटीदार है और मैं बेसिकली किसान परिवार से ही हूँ और बचपन से ही मैंने खेती को, परंपरागत खेती, ज़मीन, इससे काफ़ी गहरा संबंध रहा है और देखा है, समझा है। तो जो मेरा जीवन का जो हुआ वो शुरू से हम किसान हैं, किसान के बेटे हैं, किसान की स्थिति को समझते हैं, किसान की परेशानी को समझते हैं और किसान जो खेती करता है उसको भी बहुत अच्छे से समझते हैं कि खेती करते समय क्या क्या मेहनत करनी पड़ती है, किस तरीके से उत्पादन होता है, बड़ी मेहनत से हम हमारा उत्पादन तैयार करते हैं और एक मंडी के भाव के भरोसे हम पूरे 6 महीने साल भर की मेहनत का जो उत्पादन होता है वो हम मंडी में लेके जाते हैं और मंडी में ले जाने के बाद भी हम ये सोचते हैं कि भाव क्या लगेगा, फिक्स नहीं है कि भाव यही होगा। तो किसान जो मेहनत करते हैं, मेहनत करने के बाद भी एंड परिणाम नहीं है कि होगा क्या। तो ये सारी चीज़ें हमने देखी, समझी, इसको समझते हुए हमने आज पिछले 17 साल से एग्रीकल्चर में हम काम कर रहे हैं और हमने सबसे पहले खेती को करने का तरीका बदला कि सबसे पहले किसान को ये सोचना होगा कि जो मैं खेती कर रहा हूँ वो एक व्यापार है, उसको मैं व्यापारी की सोच से अगर मैं खेती करूँगा तो 100% मेरी जो खेती है वो एक लाभदायक होगी और जो मैं चाहता हूँ वो मेरी इकोनॉमिक्स खेती में बढ़ेगी। तो ये सारे मॉडल पे हमने काम किया। कई किसानों को हम हर माह हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है कि वहाँ पे भी कई किसान कई देशों से आते हैं। इसके अलावा हमने कई एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में भी लेक्चर दिए हैं और आज से 17 साल पहले ही जो फसल परंपरागत किसान जो खेती कर रहे हैं उससे हट के हमने कुछ ऐसी फसलें सोची जिसमें किसान को लागत कम हो, मेहनत कम हो और एक अच्छा परिणाम हो। तो हमने औषधि खेती को बढ़ावा दिया। तो औषधि खेती में हमने कई जंगलों से बीज कलेक्शन किया, उसको फिर खेती में हमने उसको शुरुआत किया। उसके बाद धीरे धीरे हमने इन चीज़ों को करते गए और किसानों को भी समझाते गए। किसानों की एक आय बढ़ाने का हमने सबसे बड़ा प्रयास किया, जो आज हमारी वजह से कई किसान, युवा किसान और कई किसानों ने अपने नाम से प्रोडक्ट बनाए हैं और काफ़ी अच्छा एक सफलपूर्वक खेती कर रहे हैं। संदीप जी से इस कार्यक्रम की बेला को बढ़ाते हुए मेरा दूसरा प्रश्न संदीप सर आपसे है कि आज किसान पारंपरिक खेती में उलझा हुआ है सर और नवाचार की तरफ जाने से डरता है और अगर जाने के बारे में सोचता भी है तो घाटे से घबराता है। सर, औषधि खेतियों में कैसा किसान का भविष्य हो सकता है और आप अभी जिस प्रकार से औषधि खेतियों में काम कर रहे हैं, क्या आप देखते हैं कि आने वाले 5-10 साल में भारत का आयुर्वेद बाजार और बढ़ेगा और किसानों को और फायदा होगा? सर, इसमें हमें मार्गदर्शन दीजिए कि औषधि खेतियों की हम शुरुआत कहाँ से करें, किन खेतियों से हम शुरुआत करें? देखिए, आज के समय अभी मैं ये शुरू करने के पहले कुछ पूछना चाहूँगा। जितने भी महानुभाव बैठे हैं इसमें से कौन अभी वर्तमान में औषधि खेती कर रहे हैं? अगर कोई कर रहे हो तो हाथ ऊंचा कर सकते हैं। ओके। और जैविक खेती कोई कर रहे हैं? जैविक खेती ओके। और बागवानी खेती, पेड़ पौधे, ठीक है। तो ये देखिए, आज वर्तमान में हमारा भविष्य ये है कि किसान, अब यहाँ जितने भी बैठे इसमें से मैक्सिमम 2 या 3 लोग दिखे जो औषधि खेती कर रहे हैं और 2-3 लोग हैं जो जैविक खेती कर रहे हैं। मतलब कम से कम 400-500 लोग होंगे और 500 में से सिर्फ 4 लोग। तो
जो चीज़ों की खेती, अब यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं, कितने लोग गेहूं और सोयाबीन बो रहे हैं? सभी बो रहे हैं। तो वर्तमान में आज 500 लोगों में 495 लोग सोयाबीन और गेहूं बो रहे हैं। सिर्फ 5 लोग जैविक खेती और औषधि खेती कर रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात ये कि जो हम परंपरागत खेती कर रहे हैं वो तो कई वर्षों से हमारे दादा परदादा भी खेती करते आ रहे हैं। तो हमें एक बोलते हैं ना, एक वो मिला हुआ है, गिफ्ट मिला हुआ है कि अगर परंपरागत खेती हम करेंगे तो सक्सेस होना ही है किसान को। मतलब किसान उत्पादन हर चीज़ कर सकता है। ये सबसे बड़ा किसान को वरदान है कि जो धरती माँ के अंदर अगर किसान खेती करेगा, तो अगर किसान को हम एजराइन टेक्नोलॉजी भी ला के दे देंगे कि ये फ्रूट बोना है, तो किसान वो भी पैदा कर सकता है। इतना किसान में हिम्मत है और इतना योगदान है। तो हमें सबसे पहले ये नहीं मानना कि ये खेती हमसे नहीं होगी या वो नहीं होगी, पर आज का वर्तमान समय ये है कि हमें हमारी दृष्टि, मतलब हमारी सोच बदलनी पड़ेगी। हम किसान तो है, पर हम किसान बन के व्यापारी बनना है। मतलब हमारी सोच व्यापारी रखनी है कि भाई मैं क्योंकि हमारा व्यापार क्या है? खेती। सबसे बड़ी जिस खेत पे हम मेहनत कर रहे हैं, तो व्यापारी भी अपनी मेहनत करता है तो दुकान पे करता है, तो अपने धंधे पे करता है तो वो भी एक मेहनत करता है, तो वो अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए मेहनत करता है। इसी तरीके से हमें हमारी सोच को बदलना होगा। हमें हमारी ज़मीन को व्यापार की दृष्टि से देखना पड़ेगा, और व्यापार की दृष्टि से देखने के लिए सबसे पहले हमारा माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा, सोच बदलनी पड़ेगी। अगर सोच बदलेंगे तो खेती में ऑटोमेटिक बदलाव आएगा, और उसको करने के लिए हमें कुछ हट के कुछ फसलें चयन करनी पड़ेगी। सबसे पहले हमारे खेत को समझना होगा, और ऐसी फसलों को आपको लगाना है जिसमें बाजार में मांग हो, डिमांड हो। आज देखते होंगे आप परंपरागत में भी, जैसे कभी प्याज के, लहसुन के भाव बहुत बढ़ जाते हैं, तो जब बढ़ जाते हैं तब किसान के चेहरे पे भी खुशी होती है और बड़ा लगता है कि यार इस बार तो हमने अच्छा कमा लिया। क्योंकि हर किसान की एक सोच यही है कि मुझे जो उत्पादन हुआ उसका एक सही मूल्य मिल पाए। तो औषधि खेती में ऐसा है कि अगर आप परंपरागत खेती से हट के अगर औषधि खेती करते हैं तो उसका मार्केट बहुत बड़ा है। भारत में नहीं, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी इसकी डिमांड है। हमारे भारत से कम ये मान के चलिए कि हर साल की अगर हम बात करें तो 8,000 करोड़ का औषधि जड़ी बूटियाँ एक्सपोर्ट होती है सिर्फ भारत से। और भारत में एक बहुत बड़ा अपन योगदान माने धरती माँ को कि जो जड़ी बूटियाँ हमारे भारत में हो सकती है वो भारत के अलावा अंतर्राष्ट्रीय देश में कहीं नहीं हो सकती है। ये सबसे बड़ा भारत की भूमि का वरदान है, और उसी भारत के भूमि के आप किसान जो है खेती कर रहे हैं। तो आपको करना क्या है? परंपरागत खेती से हट के आपको औषधि खेती में जाना चाहिए। अगर आप औषधि खेती में जाएंगे तो उससे सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि जो आप मेहनत कर रहे हैं परंपरागत खेती में, उससे हट के, ऐसा जरूरी नहीं कि आपके पास 10 बीघा है तो 10 बीघा से आप शुरुआत करो। आपको, क्योंकि हर किसान सबसे पहले देखता है प्रैक्टिकल, अगर रिजल्ट अच्छा मिलेगा तो उसको बढ़ाएगा। तो अगर आपके पास 10 बीघा है तो आप 1 बीघा से शुरुआत करो, एक कोने से शुरुआत करो और उसकी खेती करो। उसको खेती करने के बाद जब आपको फ़ायदा लगे, आपको लगे कि हाँ मैं जो परंपरागत खेती कर रहा हूँ उससे मुझे काफ़ी ज़्यादा दुगना तिगना फ़ायदा हुआ है, तो आप उसके बाद इस खेती को हटा के और उस खेती को आप कर सकते हो। ये सबसे बड़ा प्रैक्टिकल है। दूसरा, जड़ी बूटी में सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आज के समय में जो हम खेती कर रहे हैं तो हमारी जो भूमि है, मिट्टी है, वो कमज़ोर हो चुकी है। क्योंकि हम जो परंपरागत खेती कर रहे हैं उसमें बीज हम कम देखते हैं, खाद पहले देखते हैं। अगर हमारे पास बीज बचा हुआ बचेगा, वो बीज भी हम बो देते हैं, क्योंकि बीज पे कभी हम दिमाग नहीं लगाते हैं। जो बीज आप लगाते हो वो बीज ऑलरेडी जो पिछले साल जो हुआ होगा, बचा हुआ होगा, उसको खेत में उपयोग करते हो। बाकी आप खाद का पहले देखते हो कि कहीं डीएपी, यूरिया और जो भी केमिकल खाद है वो पहले होना चाहिए। तो औषधि फसल में क्या है, खाद की ज़रूरत कम पड़ती है। उसको अगर आप खाद नहीं भी दोगे तो भी चलेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज 1 बीघा में हम जो परंपरागत खेती में 20,000 50,000 रुपये कमाते हैं, तो औषधि फसल में हम लाख से 2 लाख रुपए कमा सकते हैं। तो हमें हमारी सोच चेंज करनी पड़ेगी और हमें ऐसी खेती में जाना चाहिए जिससे हमें अच्छा तरीके से एक लाभ मिल सके। सर, आपकी बात हमें समझ आई। पहला कि कहीं से भी औषधि खेती शुरू करें, मतलब खेत में थोड़ी थोड़ी जगह में हम शुरू करें। दूसरा, आपने बताया कि इसमें खाद कम लगता है परंपरागत खेती के मुकाबले। लेकिन सर, सबसे बड़ा सवाल यही आता है कि औषधि के नाम पे हमने जिन फसलों का नाम सुन रखा है
अश्वगंधा, सफेद मूंगफली, शतावरी, कालमेघ और तुलसी जैसी फसलों के नाम आमतौर पर हम सुनते हैं और आसपास के क्षेत्र में कुछ इक्का दुक्का किसान करते हैं, लेकिन ऐसी औषधि फसलें जो किसान को मुनाफा भी ज्यादा दे और उसकी लागत कम हो सकती, शुरुआत में कम लागत में कम इन्वेस्टमेंट में जिसका काम शुरू हो सकता है, रिस्क टेकिंग कम हो, जिससे कि किसान को एक कॉन्फिडेंस डेवलप हो कि कौन सी औषधि फसलें वो लगाए, जिससे उसको सोयाबीन और इन जैसी परंपरागत खेतियों के मुकाबले उसमें फायदा ज्यादा हो, लागत कम हो और खाद और इनका खर्च कम हो सके। ऐसी खेतियों के बारे में सर अगर आप मार्गदर्शन देंगे तो हमें अच्छा रहेगा। देखिए, अगर हमें कम लागत में अधिक मुनाफा हो तो सबसे पहले जो हम खेती करते हैं वो दो तरीके की है, रबी की फसल और खरीफ की फसल। जो एक में हम सोयाबीन की बुआई करते हैं और एक में गेहूं की करते हैं। तो जब आप सोयाबीन के समय बरसात के टाइम पे जो फसल आप करें तो उस समय आप कम लागत में अश्वगंधा लगा सकते हैं, चिरायता लगा सकते हैं, तुलसी लगा सकते हैं। ये 3 फसल ऐसी है जो सेम टाइम पीरियड में इसका प्रोडक्शन आता है। अब बात करते हैं उत्पादन की और आय की, तो आज अगर हम सोयाबीन की बात करें तो सोयाबीन भी अगर 1 बीघा से हम शुरुआत करें, मतलब मैं बेसिक आपको बता रहा हूँ कि आज अगर हम सोयाबीन भी 1 बीघा में लगाते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारा उत्पादन कितना होगा? 4 कुंटल, 4 कुंटल सर एवरेज अगर निकाले और खूब अगर हो गया तो 5 कुंटल आखिरी। 5 कुंटल को अगर हम बाजार के भाव में देखेंगे तो क्या रेट में बिकता है? यही अभी तो अब बढ़ गया है, लेकिन अपन 5,000 रुपए का एक एवरेज पकड़ लेते हैं, 5 साल का एवरेज। अब हमें 25,000 रुपये आता है जब सोयाबीन की हम फसल करते हैं। अब 25,000 में सोयाबीन के बीज का भाव अगर हम काटेंगे, जो हमने बीज बोया है, प्लस हम खाद का, प्लस जो आप 3-4 महीने जो मेहनत करते हो, अगर आप यहाँ नहीं करो और कहीं और भी करो, 10,000 रुपये महीने के तो आदमी हो। में लगभग 50% से अबाव खर्च बैठ जाता है, क्योंकि बारिश। आप ये मान के चलिए कि आपको प्रॉफिट हुआ 10,000 का, अगर हम सब कुछ काट पीट के, अगर सही तरीके से प्रकृति ने साथ दिया तो। अब इसके एवज में आप अश्वगंधा लगा सकते हैं। अश्वगंधा में आपका खर्चा होता है मात्र 10,000 का, जिसमें सीड भी आ गया और उसका खाद भी आ गया। आपको उसके लिए कोई DAP यूरिया की जरूरत नहीं है। सिंपल जो आपके पास खाद हो, वर्मी कंपोस्ट हो, वो दे सकते हो, नेचुरल खाद दे सकते हो। अगर वो भी नहीं हो तो 1,000 रुपये का ढेचा का बीज डाल दो और उसके बाद अश्वगंधा लगा दो, तो भी आपको खाद की जरूरत नहीं है। अब जब आप अश्वगंधा लगाओगे तो अश्वगंधा की भी फसल सेम टाइम पीरियड है। जब इसका निकलता है तो अश्वगंधा से आप सोयाबीन में सिर्फ हम सोयाबीन लेते हैं, बाकी वेस्टेज फेंकते हैं। इसमें आप 3 तरीके से, तीनों उपयोगी है, मतलब पूरा पौधा उपयोगी है। जड़ आपको अलग बेचना है, उसका बीज आपको अलग बेचना है, और जो पूरा बीज की डंडी होती है जिसको अपन बोलते हैं वेस्टेज, वो है पंचांग, वो भी अलग बिकता है। तो ये आपको 1 बीघा के अंदर 50 से 60 हज़ार का रिटर्न आता है, प्रॉफिट मिलता है।